तो चलिए टॉपिक हम लोग ले रहे हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। मीन फ्री पाथ, ओके। तो हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बीएससी में तो हिंदी होता नहीं है, तो आदत है हिंदी लिखने की। तो मीन फ्री पाथ को हम आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, किसी भी गैस के आप मोशन को देखिएगा तो गैस का जो मोशन होता है वो ब्राउनियन मोशन होता है, और उसका जो पाथ होता है, किसी गैस मॉलिक्यूल्स का जो पाथ होता है वो जिगजैग होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने गैस को रखा है, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, अगर इस कंटेनर में केवल एक मॉलिक्यूल है तब तो इसका पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और जब वो दीवार से टकराएगा तो वो रैंडम डायरेक्शन में उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और वो रिफ्लेक्शन जब होगा तो वो रिफ्लेक्शन के नियम का पालन करेगा। लेकिन अगर इस कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस का मतलब है कि 10 टू पावर 23 अप्रॉक्सीमेटली इसमें गैस मॉलिक्यूल है। तो किसी एक मॉलिक्यूल्स की गति का यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि इसके पीछे आपको कोई फिजिक्स दिखाई नहीं देगी, और इसलिए नहीं दिखाई देगी क्योंकि अगर आप 10 टू पावर 23 इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स जो है वो इतनी बार कोलिजन करेगा अपने आसपास के अन्य मॉलिक्यूल से कि उसकी जो गति होगी वो रैंडम हो जाएगी, ठीक है। लगे ये जिगजैग पाथ पर चल रहा है, इसकी कोई फिजिक्स आपको दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार से ये जिगजैग पाथ होगा, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है वो टक्कर जब कर रहा है तो उसकी कोई फिजिक्स नहीं होती। हाँ, अलग बात है कि आप जो क्लासिकल फिजिक्स स्टडी करते हैं, जिसमें आप न्यूटन के मोशन को, न्यूटन के मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए क्या है कि अगर 10 टू पावर 23 आपके पास अणु है तो 10 टू पावर 23 आपको इक्वेशन राइट करने पड़ेंगे, और वो इक्वेशन क्या होगा, F इक्वल टू ma या F इक्वल टू m इंटू d²x/dt²। तो ये काम तो बहुत ही क्या है, लेंदी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आप इस पूरे अणु की गति को ध्यान से देखते हैं, और ध्यान से देखने के बाद आपको एक सबसे जो फैक्ट दिखाई देता है वो ये होता है कि इस पूरे गैस का सेंटर ऑफ जो मास है, जिसका कॉम है, वो क्या है, रेस्ट में है। और सेंटर ऑफ मास अगर इसका रेस्ट में है तो जाहिर तौर पर है कि इसके जो आधे मॉलिक्यूल्स हैं वो यदि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गतिशील हैं तो आधे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में गतिशील हैं, ताकि इनकी जो नेट मोमेंटम है, पॉजिटिव डायरेक्शन का मोमेंटम और नेगेटिव डायरेक्शन का जो मोमेंटम है वो एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ तो फिजिक्स है इसके पीछे, भले आप जिसको देखने पर इसका पाथ आपको जिगजैग दिखाई देता है। तो अब इसमें सबसे जो पहला सवाल होता है कि अगर हमारे पास कोई गैस का सैंपल है और उस गैस के किसी एक अणु पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ये एक अणु दो क्रमागत टक्करों के बीच, टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन का मतलब एक, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, ये फुटबॉल्स प्लेयर हैं, ठीक है, ये एक दूसरे काफ़ी नज़दीक खड़े हैं। ये फुटबॉल का जो प्लेयर है वो एक दूसरे से इनकी अपेक्षा दूर खड़ा है। एक तीसरा जो प्लेयर है, चौथा जो प्लेयर है वो यहीं खड़ा है। तो अगर आप कोई बॉल ले रहे हैं और ये बॉल को ये लोग पास कर रहे हैं एक दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो आप देखिए बॉल इस फर्स्ट प्लेयर से सेकंड प्लेयर के बीच जाने पर ये पाथ तय किया x1, उसके बाद ये सेकंड से थर्ड के बीच जाने पर पाथ तय किया x2, और थर्ड से फोर्थ के बीच यदि आप इसको पास कर रहे हैं तो इसने कितना डिस्टेंस तय किया, x3 तय किया। तो यहाँ पर ये तीनों डिस्टेंस क्या है, एक समान नहीं है, नहीं ना है, ये तीनों डिस्टेंस जो है एक समान नहीं है। लेकिन अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं, अगर आप इनका एवरेज निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा 3, तो आपको एक एवरेज वैल्यू मिलेगा। और ये एवरेज वैल्यू बताएगा कि औसतन किसी दो टक्करों के बीच या फुटबॉल के दो प्लेयरों के बीच का डिस्टेंस क्या है, या दो टक्करों के बीच फुटबॉल कितनी एवरेज डिस्टेंस तय कर रही है, ओके। और ये जो एवरेज डिस्टेंस है कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर ये टीम काफ़ी मजबूत है, जैसे ये जो प्लेयर्स हैं ये नाइजीरियाई प्लेयर हैं, या फिर मान लेते हैं ये ब्राज़ीलियन प्लेयर हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जल्दी जल्दी बॉल को पास करेंगे, और जल्दी जल्दी बॉल को पास करेंगे। अगर ये हम लोग जिनको फुटबॉल आता नहीं है, अपने पास रखेंगे, सोचेंगे इधर उधर तीखेंगे, तब उसके बाद पास करेंगे, तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और टाइम ज़्यादा लगेगा तो टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो डिस्टेंस जो होता है वो आपको x बराबर होता है v इंटू टी। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस टाइम ज़्यादा लगेगा तो वेलोसिटी इसकी प्रभावित होगी, और वेलोसिटी प्रभावित होगी तो मीन फ्री पाथ भी इसका प्रभावित होगा। तो
ऐसे अब यहाँ पर देखने पर हमको स्पष्ट हो जा रहा है कि इसके पीछे कोई फिजिक्स है। उसी प्रकार से कोई गैस मॉलिक्यूल्स, अगर आप गैस का कोई सैंपल ले रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल के बीच बहुत सारे टक्कर होते रहते हैं और वो ब्राउनियन मोशन करता है, रैंडम मोशन करता है, और इन दो मोशनों के बीच, दो टक्करों के बीच जो दूरी तय की जाती है, एवरेज जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ बोलते हैं। अब ये मीन फ्री पाथ जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? गैस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ गैस मोलेकुल्स पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यूनिट वॉल्यूम में 1000 मोलेकुल्स हैं, तो और एक हमारे पास गैस सैंपल है जिसमें एक यूनिट वॉल्यूम में 10,000 मोलेकुल्स हैं, तो 10,000 मोलेकुल्स अगर जिस गैस सैंपल में है वहाँ टक्कर क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा, और दो टक्करों के बीच कम समय लगेगा। जैसे आप फुटबॉल के मैदान में हैं, अब मान लेते हैं 11 प्लेयर हैं, एक टीम में 11 प्लेयर, दूसरे टीम में 22 प्लेयर हैं, तो ये 22 प्लेयर हैं, तो फुटबॉल जो है वो का टक्कर कितना होगा? 22 प्लेयरों का टक्कर होगा। एक प्लेयर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को भेजेगा। लेकिन हम लोग जब फुटबॉल खेलते थे तो क्या होता था कि हम लोग 50 प्लेयर हो जाते थे, क्योंकि सब पैसा मिलाए थे, तो सब पैसा मिलाए थे 2-2, 3-3 रुपया, तो उससे हमारा जो टीम बना था उसमें हम लोग 50 प्लेयर थे, तो सब 50 सुबह में एक साथ आ जाते थे। तो आप किसी को छाट नहीं ना सकते हैं। अब 50 प्लेयर होंगे तो क्या होगा? गर्दा गर्दी हुई वही में, एक हेजा मरलस, एक हो सटल, एकदम झुंड एक दूसरे का पीठ कोई खींच रहा है, कोई एक दूसरे का बाल खींच रहा है, कोई लंगड़ी मार रहा है, तो उसमें क्या होगा कि बॉल के बीच का जो बॉल एक टक्कर के बाद, एक शूट के बाद दूसरे शूट के बीच में जो टक्कर होगा वो कम दूर डिस्टेंस तय करेगा, क्योंकि यहाँ एक लड़का खड़ा है कि यहाँ खड़ा है कि यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा। लेकिन वही अगर पूरे मैदान में 2 प्लेयर हों, तो एक इस गोल एक उस गोल, यहाँ से मारेगा 100 मीटर, उधर से मारेगा 100 मीटर, है ना। तो यहाँ पर किस बात पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। मतलब मीन फ्री पाथ जो है वो स्मॉल एन, कैपिटल एन जो जिसको मैंने कर्ली एन दिखाया है उस पर डिपेंड करेगा, और ये होगा नंबर ऑफ टोटल मोलेकुल पर यूनिट वॉल्यूम। ये कुल मोलेकुल हो गया गैस सैंपल में, और ये वॉल्यूम हो गया पूरे बर्तन का। तो ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ गैस मोलेकुल पर यूनिट वॉल्यूम, इस पर डिपेंड करेगा। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं? टेम्परेचर टी पे डिपेंड करेगा कि नहीं? चलिए हम देखते हैं क्या होता है। आपके पास आप पानी गर्म करना चाह रही हैं, दिख रहा है यहाँ पर ना, मेरा दिख रहा है, आप उस साइड भी चले जा सकती हैं या थोड़ा सा खसक जाइएगा, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको आपने स्पिरिट लैंप पर रख दिया या फिर आपने इसको चूल्हे पर रख दिया और इसके अंदर पानी है, ठीक है, और ये पानी अभी ठंडा है, अभी इसको आपने गर्म करना शुरू किया है, तो इसमें कोई आपको हलचल दिखाई नहीं देगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की जो गति है वो, उनकी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है K बराबर वो होती है 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट KB इंटू T। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसकी वेलोसिटी अभी टेम्परेचर कम होने के कारण कम है, लेकिन जैसे ही आप इसको गर्म करती हैं, बॉयल ये होता है, तो आप देखिएगा ये क्या होता है, उसमें हलचल बढ़ जाती है। कभी खौलता हुआ पानी आपने देखा है, कितना हलचल होता है उसमें। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि गैस जो है वो एक्सपेंशन हो जाएगी। क्या होगी? फैल जाएगी। एक मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ थे, अब ये क्या होंगे? टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे ना हो। और दूर हो जाने पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मीन फ्री पाथ है, टक्करों के बीच लगने वाला जो समय है वो क्या होगा? टक्करों के बीच लगने वाला जो डिस्टेंस है या टक्करों के बीच लगने वाला जो समय है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साथ में वेलोसिटी भी तो इंक्रीज कर जाएगी। तो मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 प्लेयर हैं, एक 100 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं, वो 200 मीटर के डिस्टेंस पर चले गए, तो बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो मीन फ्री पाथ क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? उस पाथ को तय करने में लगा समय क्या होगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मीन फ्री पाथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, और मीन फ्री टाइम जो है, जो टक्करों के बीच लगने वाला समय है, वो भी किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर किसका फंक्शन है? काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है, या काइनेटिक एनर्जी खुद टेम्परेचर का फंक्शन है। और काइनेटिक एनर्जी 1/2 क्या होता है? mv²। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी
कहीं ना कहीं फंक्शन किसका होगा, टेम्परेचर का। और ये आपने कब पढ़ा था, जब आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था तब, 3 महीना पहले ना, याद तो नहीं होगा, याद है नहीं ना? नहीं होना भी नहीं चाहिए ना, इतने दिन तक कोई याद रहेगा तो फिर वो सुशांत सिंह वाला हाल हो जाएगा, फिर भ्रम होना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम देख रहे हैं, हमने ये देखा कि दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो कोलिज, जो टकरों के बीच लगने वाला जो समय है या फिर टकरों के बीच जो डिस्टेंस तय कर रहा है दो टकरों के बीच, ये टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कॉन्सेंट्रेशन, मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमको एक डेफिनेशन बनाना है और इस डेफिनेशन के बाद मीन फ्री पाथ के लिए हमको मैथमेटिकल ड्राइवेशन या मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करना है। ओके, तो चलिए, तो मीन फ्री पाथ क्या होगा? मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन हम यहाँ लिख रहे हैं और डेफिनेशन को चूँकि हम आप सभी लोगों के ग्रुप में ये डाल देंगे, ठीक है, तो आप लोग को लिखने उखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो होगा, बोला 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 वीडियो बना रहे हैं तो क्या? अरे तो वीडियो आपके पास नहीं जाएगा, आप ही अपलोड कर दीजिएगा अपने मोबाइल से, अपना चैनल बना के, क्या दिक्कत है? पढ़ना है किसी तरफ से ना हो। तो होगा एवरेज डिस्टेंस टेकन बाय a gas molecule between two successive collision ना। आप लोग केवल आराम से बैठिए, क्योंकि मैं पीडीएफ बनाकर इसको आपके ग्रुप में क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। हाँ, आप बहुत दूर से आए हुए हैं। कॉल्ड मीन फ्री पाथ, कॉल्ड क्या कहा जाता है इसको? मीन फ्री पाथ कहा जाता है। कह रहे एवरेज डिस्टेंस टेकन बाय ए गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन को थोड़ा सा गौर कीजिए, जिगजैग होते हैं, देख रहे हैं इस प्रकार। आप देखिए, ये टक्करों को दिखा रहा है। हर एक बार जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहां क्या हुआ है, टक्कर हुआ है। पहले ये फर्स्ट टक्कर, सेकंड टक्कर, थर्ड टक्कर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंथ टक्कर हो रहे हैं। और इस पूरे टक्कर में डिस्टेंस कितना तय हो रहा है? समथिंग सेंटीमीटर प्लस 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 समथिंग सेंटीमीटर इक्वल टू एस। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय गैस मोलेकुल, भूल भी गया ना जी, मोलेकुल, ठीक है ना, CULE, हाँ, इक्वल टू कितना होगा? एस होगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि अगर आप किसी प्रकार का एक्सटर्नल कोई फील्ड नहीं लगाई है, किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है। ये आप जानते हैं, क्योंकि थर्मल मोशन के कारण किसी भी आयन का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? अपने आप वो मॉलिक्यूल्स के जो बंच होते वो शिफ्ट होते रहते, और किसी मेटल में अगर ऐसा होता तो फ्री इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते तो करंट पैदा हो जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल एस, टोटल कोलिजन इक्वल टू कितना होगा? मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इक्वल टू कितना मान लेते हैं? इसको मैंने मान लिया है कैपिटल N, ठीक है, इसको मैंने मान लिया कैपिटल N। इसलिए मीन फ्री पाथ कितना हो जाएगा? इसको हम डिनोट करते हैं लेमडा द्वारा। किससे डिनोट करते हैं? लेमडा, और ये होता है S बाई कितना हो जाएगा? N। देखो टोटल डिस्टेंस S हो गया, और कितनी बार कोलिजन किया? N बार। तो एक कोलिजन में कितना डिस्टेंस तय होगा? S बाई N। जैसे तुम इसको देख भी सकती हो, जैसे कुल डिस्टेंस तुम्हारा है 100 सेंटीमीटर,
और इस 100 सेंटीमीटर को पूरा करने में इसने 1000 बार टक्कर किया है, तो कितना हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये तुमका क्या होगा कि ये एवरेज वैल्यू है एक टक्कर में लिया गया। ऐसी बात नहीं कि एक टक्कर में इतना ही होगा, हो सकता है एक टक्कर में 0.1 से ज़्यादा डिस्टेंस तय करे हो, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 0.1 से बहुत कम डिस्टेंस तय करे, लेकिन एवरेज, जैसे किसी क्लास का एवरेज मार्क्स निकाला गया और वो आया है 72.22, जबकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्या है ऑब्जेक्टिव थे, एक नंबर के थे, तो 72.22 तो किसी का आ नहीं सकता है। 72 के बाद या तो 73 आएगा या 71 आएगा, लेकिन एवरेज क्लास का क्या आया 72.22। तो ये ऐसा अंक है जो रियल में एग्जिस्ट करता नहीं है उस आंकड़े के लिए, लेकिन फिर भी वो है, वो वेट करता है, वो आपको मापता है, तौलता है कि टोटल क्लास का परफॉर्मेंस क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट। कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया मीन फ्री पाथ। ये इम्पोर्टेंट, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको नोट लिखने के लिए आते हैं। आपको 16 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें 4 नोट होंगे, इसमें से एक दे देगा मीन फ्री पाथ, तो आपको मीन फ्री पाथ लिखना है। ये परिभाषा इस तरह से फोटो बना दीजिएगा, और ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल्स S एंड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन N, सो दैट मीन फ्री पाथ इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू S/N। मीन फ्री पाथ का यूनिट क्या होगा? मीटर, क्योंकि मीन फ्री पाथ क्या है रियल में लेंथ है। अब इस मीन फ्री पाथ को ट्रैवल करने में, इस एवरेज लैम्डा डिस्टेंस को ट्रैवल करने में एवरेज टाइम कितना लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं मीन फ्री टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच लगने वाला एवरेज जो टाइम होगा उसको बोलेंगे मीन फ्री टाइम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मीन फ्री टाइम। हवा लग रही है ना, गर्मी नहीं ना हो रही है? ठीक है, अच्छी बात। आप लोग को नहीं होनी चाहिए गर्मी, मुझे वो तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप लोग सर गर्मी में बुला रहे हैं। मीन फ्री टाइम, ठीक है। तो मीन फ्री टाइम मतलब एवरेज टाइम जो दो कोलिजन के बीच लगता है, तो इसको आप लिख सकते हैं द एवरेज टाइम टेकन by a gas molecule between two successive collision, SUCCESSIVE successive collision is called mean फ्री टाइम, और इसको डिनोट करते हैं किससे? टाउ द्वारा। तो मीन फ्री टाइम कितना होगा? मीन फ्री टाइम इसको डिनोट करते हैं टाउ द्वारा, और ये हो जाएगा आपको लैम्डा अबाटा में ड्रिफ्ट स्पीड, हो जाएगा लैम्डा अबाटा में ड्रिफ्ट स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? VD द्वारा। आर दिख नहीं रहा है? यहाँ बैठ जाओ, नहीं दिख रहा है तो यहाँ बैठ जाओ। दिख रहा है ना, क्योंकि उधर भी हम चले जाएंगे ना। बेंच के ऊपर बैठ जाओ, सबसे अच्छा रहेगा। उसके ऊपर बैठ जाओ आराम से, फैन के नीचे भी और हो जाओगे, हवा भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो टाउ, हाँ रियली मैं इससे थोड़ा कह रहा हूँ, सही मैं कह रहा हूँ। तो टाउ बराबर V बटा कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई कितना हो जाएगा? VD हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको समझना है कि ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या है। तो चलो बहुत अच्छा, इस मोशन को देखो। मान लेते हैं कि इस पूरे कोलिजन में कितना डिस्टेंस तय हुआ? S डिस्टेंस तय हुआ। ये पूरा डिस्टेंस कितना तय हुआ? S। और इस पूरे कोलिजन में समय मान लेते हैं लगा T। तो S/T क्या होगा? ये है टाइम, टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम है। तो S टोटल डिस्टेंस अबाटा टोटल टाइम इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी होगी। लेकिन ये वेलोसिटी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीड। और ये स्पीड जो है ये एवरेज स्पीड है, क्योंकि यह टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम है।
और यह जो स्पीड होगी, ये स्पीड जो कही जाएगी ड्रिफ्ट स्पीड कही जाएगी, और इसको डिनोट करेंगे VD द्वारा। अब आप कहेंगे कि ये सर ये स्पीड VD द्वारा क्यों इसको डिनोट किया गया है? ठीक है, तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना। ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है? खिसकना होता है। तो अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक मेटल प्लेट है, ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट पे मैंने एक यहाँ बल्ब को कनेक्ट कर दिया है, कोई बैटरी उटरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मेटल प्लेट से मैंने डायरेक्ट बैटरी को कनेक्ट किया है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की तरह व्यवहार करते हैं। मैंने आपको इससे जो 3 महीने पहले की क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्री गैस मॉडल होता है। फ्री गैस मॉडल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो आइडियल गैस हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा व्यवहार करते हैं, वो गैस की तरह व्यवहार करते हैं। चलिए, तो आइडियल गैस की तरह अगर इलेक्ट्रॉन व्यवहार कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ब्राउनियन मोशन करेंगे, है ना, करेंगे ना इस प्रकार से। और यदि वो ब्राउनियन मोशन करते हुए अगर वो उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, एक जगह से वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो क्या होगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से चलकर कहाँ चला गया? पॉइंट बी तक चला गया ना जी। तो पॉइंट ए से बी तक तभी जा सकता है जब इसके विपरीत दिशा में क्या पैदा हो जाए? एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाए, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो जाहिर तौर पर है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर केवल एक ही फोर्स लग सकता है, और वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या होता है? करंट होता है। तो इसका मतलब है कि एक करंट पैदा हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप करंट पैदा हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? आपने देखा है? आपके पास एक मेटल है, आपके पास घर में एक बड़ा सा बक्सा बा, एगो हेने से तार खोस के टीवी चला ले, वो नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, क्लाउड मतलब बादल। देखो इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहने का क्या मतलब है? जैसे ये न्यूक्लियस है, तो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स आपको बताता है, या मॉडर्न क्वांटम जो मॉडल है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कण की तरह नहीं होते हैं, बल्कि किस तरह से होते हैं? वो क्लाउड की तरह होते हैं, और वो क्लाउड आपको वेव फंक्शन के रूप में आपको न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आप किसी मेटल के अंदर में हैं और वहाँ ब्राउनियन मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो इसका मतलब उसका पूरा जो क्लाउड है, बादल है, वो क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। मतलब उसका वेव फंक्शन क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। और वेव फंक्शन शिफ्ट होने का मतलब है कि वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। लेकिन ऐसा अगर होगा तो अपने आप करंट पैदा हो जाएगा, इसलिए ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि इसके एवरेज वैल्यू का तो मान होता है, लेकिन ये टोटली ऐसा नहीं है कि टोटली बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगाए हुए, बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के लगाए हुए ये अपने आप शिफ्ट कर जाए। ओके, तो इससे रिलेटेड जो स्पीड होती है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, जो हमें बताती है कि पूरे एक लार्ज टाइम में इसका कितना नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और ये जो क्लाउड है, चाहे वो गैस मॉलिक्यूल्स का जो क्लाउड है, वो कितना शिफ्ट हुआ। समझ में आया? इसी को हम लोग कहते हैं आपको ड्रिफ्ट स्पीड। कोई दिक्कत? चलिए, तो मीन फ्री टाइम का मतलब क्या हो गया? मीन फ्री टाइम टाउ इक्वल टू होगा लेमडा बटा ड्रिफ्ट स्पीड लेमडा बटा VD, और ये आपको बताएगा कि दो क्रमागत कोलिजन के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय कितना लग रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी हो रहा है या स्लो हो रहा है? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो चलिए, ये दो जो हैं इसमें से आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेयर VD इज ड्रिफ्ट स्पीड। कहीं कहीं आपको वेलोसिटी भी मिलेगा, ठीक है, खासकर करंट के टर्म में अगर आप जाते हैं तो वहाँ वेलोसिटी मिलेगा। क्यों वेलोसिटी मिलेगा? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए होता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहाँ मिलेगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? तो मिटाएं इसको। चलिए, बहुत अच्छा। अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग इस फार्मूले को राइट कर लेते हैं, क्या क्या हमको मिला। और मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम दो हमारा शॉर्ट नोट हो गया। और अगर अब हम ड्राइवेशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, लेकिन एक दो और टॉपिक पढ़ने के बाद, ठीक है। तो हमने सीखा मीन फ्री पाथ लेमडा इक्वल टू S बाई टोटल नंबर ऑफ कोलिजन N, एंड मीन फ्री टाइम टाउ इक्वल टू
मीन फ्री पाथ बटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, चलिए अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? ठीक है, हम लोग जब छोटे बच्चे थे और स्कूल में जब जाते थे तो अपना बोरा बिछा लेते थे, ठीक है, और अपना इतने दूर में हमारा, इतना दूर में हमारा बोरा रहेगा, ठीक है। ये हम दिख रहे हैं उस कैमरा में, ठीक है, ऐसे नहीं कि इधर आ जा रहे हैं तो समझाने में इतना पर तो दिख रहे होंगे, यहाँ तक दिख रहे थे, तो इससे ज़्यादा हम लोग थोड़ा सा अपने आप को देखेंगे, ठीक है। कैमरे में देखने का अलग ही एक मज़ा है। चालू है ना जी, ऐसा नहीं कि कभी से बंद नहीं ना है, चल रहा है जी, हाँ, टिक 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 चल रहा है, ठीक है। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा देखते हैं। तो हम अपना बोरा बिछा लेते थे कि ये इतने दूर में हमारा बोरा रहेगा। अब इसमें कौन जना ठेक जाता बस जूधे मारे, तो वो हमारा क्या हो गया कि इतने क्षेत्र में अगर कोई आएगा तो उससे हमारा कोलिजन हो जाएगा, उससे हमारा टक्कर हो जाएगा, तो वो हमारा जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। मतलब हम ऐसे बैठे हैं, अगर ऐसे ऐसे हम अपने आप को घुमा लें तो कोई हमें ठेके मत, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आकर यहाँ बैठ गया तो ऐसे घुमाएंगे तो थप्पड़ लग जाएगा उसको, तो इसका मतलब वो हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा। तो मान लेते हैं आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये गैस मॉलिक्यूल जो है इसका डायमीटर जो है, डायमीटर समझते हैं, व्यास ना, इसका जो डायमीटर है उसको मैंने माना है सिग्मा। कितना मान लिया है? सिग्मा मान लिया है। तो अब इसका अगर डायमीटर सिग्मा है और ऐसे आसपास इसके चारों तरफ ऐसे ही आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जैसे हम एक सैंपल ले लिए हैं, मान लेते हैं हम एक सैंपल ले लिए हैं, ये हमारा गैस कंटेनर है, और इस सैंपल में केवल अगर ये ए प्रकार का मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर ए प्रकार के ही मॉलिक्यूल है। जैसे ऑक्सीजन है तो सभी जगह ऑक्सीजन ही है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मिक्स नहीं है, ऑक्सीजन ही है। तो थोड़ा सा गौर करते हैं कि अगर हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल्स आ रहा है और ये दूसरा मॉलिक्यूल्स जो है वो इस प्रकार है, एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए, और वो मॉलिक्यूल्स जो है इधर से आते हुए और यहाँ जाकर इससे टच करते हुए निकल रहा है। तो टच करते हुए जैसे निकले, केवल टच करेगा तो इसका मतलब टकराएगा। अगर ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो नहीं टकराएगा, और थोड़ा सा नीचे होगा तो पक्का टकरा जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा गौर करते हैं। और इसका भी डायमीटर कितना है? मैंने बोला आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इसका भी डायमीटर कितना है? सिग्मा है। तो कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है जिसको हम लोग अपना, इस पर हम अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इस मॉलिक्यूल से कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल्स कब टकराएगा? जब वो इस क्षेत्र में आएगा। यहाँ देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र में कोई भी मॉलिक्यूल आएगा दूसरा, तो वो हमारे अपने मॉलिक्यूल से क्या होगा? टकरा जाएगा। उसकी संभावना है टकराने की। अगर यह इस स्फीयर से बाहर है तो पक्का नहीं टकराएगा। जैसे अगर यहाँ है तो टकराएगा जी, अगर यहाँ है तो कहेंगे नहीं टकराएगा, लेकिन संभावना तो है ना टकराने की। लेकिन अब यहाँ पर है तो कोई मैथमेटिक्स, हम इजी मैथमेटिक्स बनाने के लिए हमने किया है, यहाँ पर भी रहेगा तो नहीं टकराएगा, यहाँ पर भी रहेगा तो नहीं टकराएगा, ऐसे भी। लेकिन इजी मैथमेटिक्स बनाने के लिए एक अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए संभावना की एकदम 100% हमको एक मैथ चाहिए, एक संभावना है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके बोरवा आप जो बिछाएं उससे कोई टच उसके बगल में एकदम 1 इंच का इधर करके बैठा हुआ है तो थोड़े आपसे टकरा जाएगा। लेकिन तब वो आप हाथ चला के एक झपड़ मारे, घूम रहा ठेका तड़े, लेकिन ठेक नहीं रहा है, लेकिन ठेका तड़े, क्योंकि आप एकदम कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ कोई मत रहे हमारे इन्फ्लुएंस में। तो हमने क्या किया है? एक मॉडल बना लिया है। क्या मॉडल बना लिया है कि अगर इस स्फीयर में कोई मॉलिक्यूल्स घुसेगा तो वो हमारे प्रिय मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा, अगर नहीं घुसेगा तो नहीं टकराएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम एक स्फीयर बना लेते हैं, और यही जो काल्पनिक स्फीयर होता है ये कहा जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर इसके अंदर कोई आएगा मॉलिक्यूल्स तो वो हमारे मॉलिक्यूल्स को इन्फ्लुएंट करेगा, प्रभावित करेगा। अगर इस स्फीयर के बाहर है तो वो प्रभावित नहीं करेगा, कोई दिक्कत। दूसरा इसका कारण क्या है? दूसरा इसका कारण क्वांटम है। दूसरा इसका कारण क्या है? क्वांटम है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है और इस मॉलिक्यूल्स का जो डायमीटर है वो है, मान लेते हैं 5 एंगस्ट्रॉम, है ना, 5 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर इस
अब इतना ही एक हमने स्फीयर ले लिया है, ये काल्पनिक स्फीयर। तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स इससे बाहर है तो इसका मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है r वो ग्रेटर देन क्या है 5 एंगस्ट्रॉम है, मान लेते हैं। और इस लेंथ पर इंटरमोलेकुलर फोर्स जो होंगे वो नगण्य हो जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि इंटरमोलेकुलर फोर्स जो होते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने पर ही खत्म हो जाते हैं, है ना, पढ़े हैं ना, बहुत वीक होते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर आएगा तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे और अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे ना। और अगर काफ़ी नज़दीक आ गया तो वो क्वांटम फिजिक्स का पालन करेगा। क्वांटम फिजिक्स का पालन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, स्क्रैटिंग होगा, बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर दूर रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो मॉडल क्या होगा, प्योर क्लासिकल मॉडल होगा, गैस आइडियल व्यवहार करेगा। तो इसका मतलब क्या है, गैस के आइडियल व्यवहार को समझने के लिए हमने एक काल्पनिक स्फीयर बनाया है। और इस स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए, देखिए तो इस स्फीयर का जो रेडियस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अब बताइए, सिग्मा होना चाहिए। मान मॉलिक्यूल्स के डायमीटर के बराबर मॉलिक्यूल्स के सेंटर से खींचा गया जो स्फीयर होगा वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाएगा। और उसके अंदर यदि कोई मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वो प्रभावित करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स को, टक्कर होने की संभावना है, अगर नहीं आएंगे तो टक्कर नहीं होगा। तो अब एक बात बता लेते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को हम अगर वन डायमेंशन मोशन करता हुआ माने, अपने इस मॉलिक्यूल को वन डायमेंशन मोशन करता हुआ, तो ये कब तक नहीं टकराएगा, जब तक इस काल्पनिक बेलनाकार या सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आता है। देखिए तो अगर इस वॉल्यूम में कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स आएगा तो टक्कर होगा, संभावना है, और नहीं आएगा तो टक्कर नहीं होगा। और टक्कर जब तक नहीं होगा तब तक चलने वाला डिस्टेंस क्या कहा जाएगा, मीन फ्री पाथ। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ ये पहुँच रहा है तो ये क्या तय करेगा, मीन फ्री पाथ तय करेगा, लेमडा। और इसी लेमडा का मान तो क्या करना है, निकालना है। आसान है, अब बुझा रहा है, सिंपल 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 है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ ए मोलिक्यूल इज सिग्मा देन स्फीयर ऑफ रेडियस सिग्मा इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कह रहा है कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स का डायमीटर सिग्मा है तो उस मॉलिक्यूल के सेंटर से अगर आप सिग्मा रेडियस का कोई स्फीयर खींचते हैं तो वो स्फीयर कहा जाएगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, मैंने यहाँ लिख दिया है तो इसलिए मुझे लगता है कि इतनी लंबी परिभाषा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन इसका निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए बहुत अच्छा है, तो हम इसको एक बार पढ़ देते हैं जिससे आप सभी लोग इसको सुन लेंगे। और ये है, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज सिग्मा देन स्फीयर ऑफ रेडियस सिग्मा इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ऑल द मोलिक्यूल्स विच सेंटर लाई विद इन दिस स्फीयर ए कोलिजन टेक प्लेस। कह रहा है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स या एनी मॉलिक्यूल्स अगर इस सेंटर में आएंगे, मतलब इस स्फीयर के सेंटर वाले इलाके में आएंगे तो कोलिजन होगा, और नहीं आएंगे तो कोलिजन नहीं होगा। जैसे ये कोलिजन नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई मॉलिक्यूल्स है, ये कोई मॉलिक्यूल्स है, तो वो पक्का है टकराएगा हमारे अपने मॉलिक्यूल से। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी जो है एग्जाम में आई थी और ये सबसे आसान थी, इसको प्रूफ करना बड़ा इजी है। बस मीन फ्री टाइम मीन फ्री पाथ लिखिए और उसका एक्सप्रेशन निकाल दीजिए। बच्चे लोग खूब इसको लिखते हैं, ठीक। तो इसलिए आप बोर नहीं होइएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है, ये जो थ्योरी है वो आपको पढ़नी है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, इसके मीन फ्री टाइम का हम एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसका व्यंजक निकालेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्लाउसियस एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि क्लाउसियस ने इसको सबसे पहले क्या किया था, ड्राइव किया था। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझ गए, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब रेडियस, स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा जो हम जो निकालने वाले हैं वो है क्लाउसियस। आप रेस्ट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा। क्लाउसियस एक्सप्रेशन फॉर मीन
फ्री पाथ। यही एग्जाम में आपको आएगा कि मीन फ्री पाथ को आपको बताना है, मीन फ्री पाथ से आप क्या समझते हैं, और साथ ही आपको आएगा कि मीन फ्री पाथ के लिए क्लॉसियस एक्सप्रेशन को आप ड्राइव कीजिए। तो बहुत ईजी है। तो चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए आपके पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस कितना है, सिग्मा है। और ये जो आपकी जो गैस मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसको मैंने कितना लिया है, ड्रिफ्ट स्पीड लिया है, वीडी, जो मैंने पहले बताया, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कही जाती है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक लेट ए गैस हैज़ मॉलिक्यूल्स टेकन ए इलास्टिक कोलिजन विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd is diameter of molecules, so that radius of influence is sigma and number of molecules per unit volume is n. Number of molecule per unit volume इक्वल टू, मैंने कितना मान लिया है, n मान लिया, थोड़ा सा स्टाइलिश n मैंने लिया है इस प्रकार से। मतलब इकाई वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिटल n मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम शुरू करें। यहाँ तक समझ में आ गया? आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं कि लेट ए मॉलिक्यूल्स विथ डायमीटर d एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज सिग्मा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू n एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हैज़ Vd। अब हम यहाँ पर अपने ये को एक्सप्रेशन को शुरू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ लिखा है, इसलिए मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्रेशन को प्रूफ कर रहे हैं। चलिए, नंबर ऑफ मोलेकुल्स इन सिलेंडर हमने एक सिलेंडर यहाँ लिया है। इस सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, क्योंकि यही इसी सिलेंडर के अंदर जितने ही अधिक मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज़्यादा इस मॉलिक्यूल्स का उनके साथ क्या होगा, टक्कर होगा। तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी? सबसे पहले इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया गुने क्या होता है, हाइट होता है, हाइट। तो इसकी हाइट कितनी, अगर आप इसको ऐसे घुमा कर रख देती हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो है वो पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अगर लेंथ कितना है, लेमडा, लेंथ कितना ले लिया है, लेमडा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स हैं तो इससे टक्कर होने तक ये कितनी दूरी तय करेगा, लेमडा करेगा। तो मीन फ्री पाथ तक यह बिना टक्कर के चलेगा। तो दो टक्करों के बीच तय किया गया डिस्टेंस लेमडा है, और तो इसका मतलब ये डिस्टेंस तय किया लेमडा, तो लेंथ हो गया ये, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं पाई सिग्मा स्क्वायर और इंटू, एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, x मान लेते हैं। चलिए, ये x हो गया, ये कितना डिस्टेंस हो गया इसका, x हो गया। तो पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सिलेंडर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल N। ये क्यों कैपिटल N ले लिया, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, कैपिटल N है, तो इसलिए मैंने कितना ले लिया, पाई सिग्मा स्क्वायर एक्स इंटू कैपिटल N। बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, इतना मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, अब तो 1 सेकंड में कितना टक्कर होगा और 1 सेकंड में कितना समय लगेगा, ये सब निकाल लेंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में अगर 100 टक्कर हो रहे हैं तो 1 टक्कर में कितना समय लग रहा है, और उसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमको वही काम करना है। तो नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाई मतलब कोलिजन जो किया जा रहा है, एनी वन molecule in 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, पाई सिग्मा स्क्वायर एक्स, और ये n तो पहले से है, और बटा में कितना हो जाएगा, टाइम। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया,
थोड़ा सा गौर करते हैं कि मान लेते हैं कि 100 कोलिजन हो रहा है और इस 100 कोलिजन को होने में 10 सेकेंड लगा, तो 1 सेकेंड में कितना कोलिजन होगा? 100/10 होगा ना। तो एक कोलिजन होने में कितना समय लगेगा आपको? 100 कोलिजन 10 सेकेंड में, तो 100 कोलिजन हो रहा है 10 सेकेंड में, तो आप क्या लिखेंगे? 100 कोलिजन इन 10 सेकेंड। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक कोलिजन में लगने वाला आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी ऊपर ना टाइम रहेगा जी, 100/10/100 इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखिए कि नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाई 1 मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? ये है पाई सिग्मा स्क्वायर x इंटू एन, अब आटा में कितना हो जाएगा? टाइम आपको t हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए पाई सिग्मा स्क्वायर n यहीं पर और x बटा कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। पाई सिग्मा स्क्वायर n यहीं पर और x/t कितना होगा? वेलोसिटी न हो जाएगा। x क्या है? डिस्टेंस है और t क्या है? टाइम है। तो x/t क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो गया। तो आपको 1 सेकेंड में नंबर ऑफ 1 सेकेंड में कितने कोलिजन होंगे? पाई सिग्मा स्क्वायर n इंटू वी कोलिजन। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतने कोलिजन हो रहे हैं, तो एक कोलिजन में कितना समय आएगा? इसलिए टाइम टेकन इन 1 कोलिजन, एक कोलिजन में कितना समय लगेगा? तो 1 बटा कितना हो जाएगा? पाई सिग्मा स्क्वायर n और इनटू कितना हो जाएगा? वी टी। यहाँ समझ में आ रहा है मीरा कैसा की आस्था? ये कैसे हो गया? चूंकि के हिसाब बा देखो हेजा तो के बुझाइल अनु एक कोलिजन में कितना समय लगा? एक कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाई पर मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना कोलिजन होता है? पाई सिग्मा स्क्वायर n इंटू वी टी। 1 सेकेंड में इतना होता है, तो एक को कोलिजन करे में कितना लागी? 1 बटा हता ना सूखी पे के हिसाब। तो ई क्या हो गया? ई टाइम टेकन इन 1 कोलिजन इक्वल टू 1 बटा पाई सिग्मा स्क्वायर n इंटू वी टी। एक कोलिजन में लगा समय का होला? मीन फ्री टाइम होला। तो ही केकरा बराबर हो जाए? मीन फ्री टाइम। और एक क्या बोलल जाए? टाउ बोलल जाए। तो एक मतलब तहरा कौन सी के मान प्राप्त हो गई? टाउ के मान प्राप्त हो गई। तो टाउ बराबर तहर का हो गई? 1 बटा पाई सिग्मा स्क्वायर स्टाइलिश एन जो उनकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है और बाटा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बा? तब मीन फ्री टाइम तहरा मिल गई, तो तहरा मीन फ्री पाथ निकालेगा बा। कैसे निकली? देखा था लेमडा बराबर टाउ बराबर लेमडा बटा वी डी बा, तो लेमडा बराबर टाउ इंटू वी डी हो जाई। तो टाउ हेजा बा अब वी डी से क्या करे के बा? मल्टीप्लाई कर। वी डी का हो जाए? कैंसिल हो जाए। हेजा लौकता तो देखा था हेजा लौकता हो। तो इसलिए लेमडा बराबर तहर का हो जाए? टाउ इंटू वी डी बराबर टाउ के जगह पर बा 1 बटा लौकता मेरा हरा। हेजा बैठा ना, हेजा 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 का दिक्कत बा? हाँ नहीं में तो लौकते बा हो, में कोनो दिक्कत नहीं है, में तो लौकबे करी। तो हो जाने के लौके के चाहिए दे रहा है ना। तो टाउ इंटू का हो जाए? वी डी हो जाए। तो टाउ के मान हेजा बा ना हो, तो 1 बटा पाई सिग्मा स्क्वायर एन वी डी अगुने वी डी कर जिहन। तो कितना हो जाए? हिजा लो कि ना हो, तो हो जी तहार लेमडा इक्वल टू 1 बटा पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन। आई कौची के मान भइल? मीन फ्री पाथ के मान भइल। कोई दिक्कत? अब देखो एक में कहीं टेम्परेचर लौकता
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बा, लेकिन टेम्परेचर नहीं है, लेकिन होखे के चाहिए। अगर ना हुई तब तो जो हमने के पहले कहले रही जैसे सोचत रही जा तो गलत हो जाए कि ऐसे कैसे हो जाए। मान ला हम अनुमान लगनी साफा अनुमान हमारा फेल हो जाए तो क्वांटम फिजिक्स तो है ना कि जो हम सोचत नहीं तो ना हुई। इलेक्ट्रॉन है जो एक साथ पावल जाए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो ऐसा तो हो ही ना जो हम अनुमान लगे बन ओकरा कंप्लीट होके के पड़ी कुछ वो हो जाए। तो ई क्लाउसियस फार्मूला हो गई, ठीक बा। ई का भइल क्लाउसियस फार्मूला हो गई, बहुत पहले निकाल गए है। दिस इज क्लाउसियस एक्सप्रेशन ऑफ मीन फ्री पाथ। ओके, ये क्लाउसियस एक्सप्रेशन हो गई। अब ये फार्मूला एकदम करेक्ट नहीं है, क्या कि ये जो फार्मूला बा एकरा में हम बहुत सारा चीज़ छोड़ दिले बनी। पूछा का छोड़ ले बनी? सबसे पहला चीज़ कि मॉलिक्यूल्स खालसा एक डायरेक्शन में का चलेला, वो तो 3D में चलला, अलग अलग एंगल पर भी चलेला। और साथ में हम मान ले बनी कि हेजा अगर मॉलिक्यूल बउए तो ई ना टकराई, लेकिन हेजा बता टकरा जाए, हेजा बता टकराई कि ना टकराई। लेकिन एक हम मान लेने कि हम मानते कि सारा मॉलिक्यूल्स हेजा बउए दूर बा, हेजा मॉलिक्यूल हिले नहीं है। जब कैसन हो ना तो बहुत सारा हमने के क्या कर ले बन जा अप्रोक्सीमेशन ले बन जा, लगभग काम के लिए बने जा। तो ऐसे का होई कि हमने के जो फार्मूला बा करेक्ट नहीं है, तो केस सुधरले रहे, एक मैक्सवेल सुधरल, सब काम मैक्सवेले कैले रहन। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ये दू जना स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के पूरा कामे कैले बड़न। तो मैक्सवेल एक क्या कहलन, मैक्सवेल फार्मूला दिखी ना तो बोली है नहीं लोकत नो दिख रहा है ना। मैक्सवेल फार्मूला का हो जाए हो, मैक्सवेल फार्मूला में कुछ करे के नहीं है, हेजा बस √2 जोड़ द और पाई सिग्मा स्क्वायर और इंटू क्या हो जाए n हो जाए। यह करेक्शन बस रहे √2। आई बार √2 काहे आवेला, पहले पढ़ते तो √2 आ जाता है, √2 क्वांटम फिजिक्स पढ़ो तो √2 इन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जैसा व्यवहार करेला। और जब क्वांटम मैकेनिक्स हम तो पढ़ाई में तो देखा जाए हर एक जगह कहीं कुछ ना बुझे तो लगा दिला 1/√2 नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक बा। अब काहे लगावल जाला, ऐसे कि कॉस साइन दोनों के 45 डिग्री के मान का होला 1/√2 होला। तो कभी भी मान ला कि कोनो भी फंक्शन बउए, मान ला है तारा भी एगो फंक्शन बा ऐसे लोगों आस्था, तो ये फंक्शन बउए तो ये फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर देखेबू तो क्या हो जाए, ई हो जाए तारा मान ला कोनो फंक्शन बवाई तो हो जाए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही ना होला होता रहे कॉम्प्लेक्स में। तो ये प्रकृति बड़ा जो होला ना वो आइडियल फादर जैसा होला, वो कोनो चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन जो होला बराबर जहाँ समानता करला इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहे कि तू आधा लेला तो कब हो जब 45 के कोण हो तब नु आधा दिए। मान ला कि हनका के दे देनी 30 डिग्री, हनका के दे देनी 60 डिग्री, तो हई हो गलन √3/2, हई हो गलन 1/2, तो हई खुश हो जी हन हम ना, हई खुश जन हो कि हम बेसी बानी √3/2 बानी हई। तो इजा इक्विलिब्रियम ना भइल, तो इक्विलिब्रियम में हमेशा का हुई 45 दे दो, तो हई का हो जाए 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 बुझाइए। तो ये बात तो 1/√2 काहे खतिया वाला इक्विलिब्रियम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आइडियल फादर, ठीक बा। अच्छे पिता जो बेटी और बेटा में अंतर ना करस, इना कि बेटी के पढ़ाई ना बेटा के खूब पढ़ाई हुई, ठीक बा। अब हमने के टेम्परेचर पर प्रभाव तनी से कर देख रहा कोनो दिक्कत तो उम्मीद बा कि तुमने कि ना होई। तब तनी से कैमरा घुमाए तनी हने मिटा देता नहीं है, जब फार्मूला जो प्राप्त करनी तो लिख देता नहीं, ठीक बा। घरे जाके होई नु तो कहीं जा, ठीक बा। पहले बता दीजिए कि घरे जाए जा सर जी, तो पता चले न कि सर जी पढ़ावत भुलाइयो गुलन। क्लाउसियस एक्सप्रेशन का बा लेमडा = 1/पाई सिग्मा स्क्वायर। पंखा के नीचे आ जा गर्मी लगा था। और मैक्सवेल फार्मूला। कैमरा काहे लगा ले बनी मालूम बा, ऐसे कोई आई तो देखी कि अरे ये तो ऑनलाइन क्लास चलता है। ना हो सब कुछ पढ़ी। अब बेचारी उन्हीं के क्या गलती बा, पापा जी कहत रहन कि ना कोरोना फैला देते, मास्टर कोरोना भइल बा, सुन तो हंसबो करे सर हमरा के छिड़कावत बा।
ना हो सुनी तो हंसबे न करी कि हमारा के चिड़का होता सर जी। बस अब एंडे बा ठीक बा, बोर हो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ ले जाए काफ़ी बना है, 3 घंटा तो पढ़ल ना जी। अब तनी सा टेम्परेचर के प्रभाव देखल जाओ, तो तनी सा देख लेवल जाओ वेरिएशन ऑफ मीन फ्री पाथ विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेरिएशन ऑफ मीन फ्री पाथ विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई दिक्कत? चलो हो तो कुछ ना करेंगे, जब ये ऐसा ही लिखे के रहल आवेला न तब वो तो मॉलिक्यूल जन बहु तो गैस मॉलिक्यूल हो गई तो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमने लिख देगा बा, क्या लिखे के बा पी वी बराबर एन आर टी। एन का है नंबर ऑफ मोल है, आर का है रिजर्वेंट कांस्टेंट है, टी का है टाइम है, पी का है प्रेशर, भी का है वॉल्यूम है। तो पी वी इक्वल टू एन के का लिखबू कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल अब बटा अवोगाद्रो नंबर ना हो, याद आवता 3 महीना हो गए अवोगाद्रो नंबर। अब देखो P आ बाटा में आर टी एजल कदी हो, P बाटा में आर टी कदी ना, एक काम करो आर टी ऐसे मत करो P बाई के टी कद, तो कहो ई सजी कैसे हो जाए पी भी हई देखा एन हई जस्ट हई वाला स्टाइल वाला एन ना उतर हो एन और आर बाटा रीडर बर्ड कांस्टेंट एन है आ इंटू टी, हई का हो जाए रीडर बर्ड कांस्टेंट बाटा नंबर ऑफ मोल बराबर हो जी बोल्ट्जमान कांस्टेंट। याद आवता? हाँ ऐसा मुड़ी हिलावत ऐसा पी बी बराबर एन बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बी और टेम्परेचर टी। अब देखा है जा एक काम करो पी बाई के बी टी कर द, है जा एन आ बाटा में क्या कर द भी कर द, आ एन बाटा भी का रहे नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो जाए हो पी बाई के बी टी बराबर एन बा है जा पुट इन लेमडा बराबर 1 बटा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। पुट कर दी हो तो क्या हो जाए लेमडा बराबर 1 बटा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर और एन के जगह पर पी है जा नीचे हो गई और ऊपर का चल गई बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। लेमडा बराबर के बी टी √2 पाई सिग्मा स्क्वायर प्रेशर है ये निकाले कर है ये टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर आ गई। पानी खौलेबू तो टेम्परेचर बढ़ी तो मीन फ्री पाथ का हुई बढ़ी, क्या कि मॉलिक्यूल्स का हो जाए दूर दूर जाए, मतलब वेलोसिटी के प्रभाव पे डिस्टेंस जो बढ़ जाए कि जो गैस के एक्सपेंशन के प्रभाव वो डोमिनेट कर जाए, बुझाइल? क्या कि वेलोसिटी 1 डायमेंशन में होता है, 1 डायमेंशन में बढ़ता है, अब वॉल्यूम 3 डायमेंशन में बढ़ता है, तो कौन डोमिनेट करे 3 डायमेंशन, क्योंकि वेलोसिटी में का बा x बाई टी बा, अब वॉल्यूम में का बा एक्स क्यू बा, तो कौन डोमिनेट करी तनी सा x थोड़ा सा बढ़ी तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाई वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी पे के डोमिनेट कर जाई फैलाव डोमिनेट कर जी, ऐसे मीन फ्री पाथ बढ़ी टेम्परेचर बढ़ी, तो अगर ऐसा ना हो तो मीन फ्री पाथ घट जाए क्या कि वेलोसिटी बढ़ जाए धड़ धड़ धड़। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अब तनी सा देखा लेमडा प्रोपोर्शनल टू का बा टी, तो लिखे की जरूरत नहीं है नो, जाना लिखे टेम्परेचर बढ़ाने पर लेमडा बढ़ता है, लिख देखिए ना नो लोग बुझा गए। लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, प्रेशर बढ़ेबू तो मीन फ्री पाथ का हो जाए घट जाए। प्रेशर बढ़ावे का मतलब क्या बोल, प्रेशर बढ़ावे का आप क्या कीजिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर का मतलब होता है कि किसी गैस मॉलिक्यूल्स द्वारा उसके वॉल पर लगने वाला फोर्स, और वॉल पर लगने वाला फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, जितना ही ज़्यादा उस पर बम्बार्डमेंट होगा धड़ 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 धड़, तो ये धड़ धड़ कब होगा जब मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएंगी। क्लियर हो गया? तो ये हो गया तहार 16 नंबर के क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक बा 16।
ना ना लिखी ना, VKSU, VKSU, PUMU, ठीक है, MIT मेरा पूछी, ठीक बा। तो आज एंड कर जाओ अपने पे, कभी पढ़ा जाओ, ठीक। आज नया रहे।